हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो अभी 18 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, अंतिम दिनों में आप तैयारी को कैसे करें और क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। और मेन डिस्कशन चलेगा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस है पेपर 2 में, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर आप बेसिक अनुदेशक का एग्ज़ाम दोगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो आपको एक व्यू देगी, ओवरव्यू देगी पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में। और यदि अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरा सिलेबस कवर किया या नहीं किया। अगर कहीं पे भी कोई छोटी सी भी कमी अगर रहती है तो उसे आप कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक में हम बिल्कुल डेप्थ में जाके उनको रीड करें। एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए सब सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, और साथ में आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट डाउन करने हैं वो टॉपिक जिन जिन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अगर कोई रहता है आपका किए बिना तो आप उसे ज़रूर कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इस पूरे सिलेबस में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके शॉर्ट वीडियोस मैं अभी डाल रही हूँ चैनल पे, आप उनको भी देखते रहना। एग्ज़ाम तक वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उनसे आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए उनका भी आपको एक नॉलेज रहेगा कि किसी टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने सिलेबस ये जारी किया था वही सेम सिलेबस है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है पेडागोजी। 10 से 12-15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है वो बीएड नहीं करते और उन्होंने पेडागोजी कभी पढ़ा नहीं होता। 11, 12 है, 9, 10 के जो बच्चों को पढ़ाना है उनकी पेडागोजी कैसी होगी, उनको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो अगर आपने ज़्यादा इस बारे टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, और जो भी गाइड मार्केट में है जिन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश में डाल रखा है कैसे उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप एक बार ओवरव्यू ले लेना। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, आपको एक आइडिया लग जाएगा थ्योरी पढ़ने के बाद में कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है मेंटल एबिलिटी। ये आपका फर्स्ट पोर्शन में या फर्स्ट पार्ट में भी है, जिसमें डीआई का पोर्शन आ गया रीजनिंग वाला, और लॉजिकल रीजनिंग आ गया, मेजर फील्ड ऑफ आईटी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आईटी के अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी हुई है आजकल के टाइम में, करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आईटी के अंदर हुई हैं वो हमें ध्यान रखनी है, और राजस्थान के बारे में तो वो चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो प्रत्येक स्टूडेंट ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा, मैं ये मानती हूँ। इसमें आपको कंप्यूटर का एक ओवरव्यू लेना है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो सारी डिवाइसेस देखनी है, और प्रिंटर के जितने भी टाइप होते हैं, फ्लैट बेड प्रिंटर कौन सा होता है, कौन सा प्रिंटर है जो डॉट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्रिंटर है वो पेज के साथ में संपर्क में आता है, कौन सा रिबन यूज़ करता है, लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, और प्लॉटर क्या होता है। बड़े बड़े जो आप फ्लैक्स देखते हो वो एग्जैक्टली प्लॉटर से निकालते हैं। प्लॉटर के अंदर प्रिंट करने के लिए एक पेंसिल होती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब माउस हो गया, डिजिटल पेन हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में, और स्कैनर, ये सारी आपकी डिवाइसेस हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रत्येक बुक में हर जगह पे आपने पढ़ ली होगी, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए होंगे। और साथ में आपको फंडामेंटल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरएससीआईटी के अंदर राजस्थान में जो पेपर होता है उसमें प्रत्येक जो एग्ज़ाम लिया जाता है 6-6 महीने से, उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, और वो जो पेपर हैं वो एक एप्लीकेशन है, ऐप है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इसी नाम से है RSCIT। आपको एक ऐसा एक आइकन मिलेगा, ऐप स्टोर पे जाना, आप इस ऐप को डाउनलोड करना। यहाँ पे जब से इसने पेपर लेने शुरू किए हैं RSCIT ने, तब से लेके आज तक के आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। क्विज़ फॉर्म के अंदर वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। आप वहाँ पे एक बार कंप्यूटर का जो ये फंडामेंटल है वह उसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं तो वहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक भी भेज दूँगी, अगर वो एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी तो आप वहाँ से जाके देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से आपको एक बार फंडामेंटल में RSCIT के क्वेश्चन ज़रूर देखने चाहिए, आपको ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए। ये जो 35 क्वेश्चन हैं
ये कहीं ना कहीं हमारे वाले एग्ज़ाम से लिंक ज़रूर करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एक अच्छे पोर्शन में पूछा जाएगा तो हमें इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ भाई, ये आप पेपर ज़रूर कर लेना। कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन होंगे, आप देखना इस एप्लीकेशन में, और जो पेपर आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो एक तो डेटा डिजिटल फॉर्म में कैसा होता है 0101 में, एनालॉग में वो कैसा होता है, और डिजिटल और एनालॉग दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये आपको फ़र्क थोड़ा सा देखना है। देन आता है नंबर सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको ये ज़रूर मिलेगा कोई ना कोई कन्वर्ज़न का, बाइनरी से हेक्सा में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा डेसिमल से ऑक्टल में, ये सब कन्वर्ज़न। और साथ में इन कन्वर्ज़न में एक तो नॉर्मल होता है कि जैसे 225 जो है वो डेसिमल का नंबर है, इसको आप ऑक्टल में चेंज कर दो, बट एक होता है 25.5, एक डेसिमल नंबर है, उसे आप ऑक्टल में चेंज करो। ये जो पॉइंट्स वाले कन्वर्ज़न होते हैं, ये अगर आपने कर लिए, इसका मतलब आपने उसका हाईएस्ट लेवल कर लिया। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ और करनी है इस नंबर सिस्टम टॉपिक के साथ में, आस्की कोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कितने बिट का कोड है, और पहले ये 7 बिट का था, फिर ये 8 बिट का एक्सटेंड हो गया था। एक है यूनिकोड, यूनिवर्सल जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उसमें प्रयोग में लिए जाने वाला जो आजकल का कोड है, जिसमें दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, चाइनीज़ है या फिर उर्दू है, इंग्लिश, रशियन, बंगाली, मराठी, आप जितनी भी भाषाओं के नाम जानते हो सब इस यूनिकोड ने कवर कर रखे हैं। 16 बिट का कोड होता है। इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और साथ में एक कन्वर्ज़न आपको करने हैं, जैसे एक तो ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी से ग्रे वापस से, और एक होता है कि BCD में कन्वर्ट कर दो। आपको कोई नंबर देंगे 25, इसको आप BCD में कन्वर्ट कर दो। तो BCD कौन सा होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर होता है। 5 को आप 4 डिजिट में लिख दो 0101, और 2 को आप 4 डिजिट में लिख दो 0100, ऐसे करके ये कोड लिखा जाएगा। ये दोनों कन्वर्ज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, उन सब के बारे में, क्या इनका सीक्वेंस होता है, रॉ डेटा कौन सा होता है, मीनिंगफुल डेटा को हम क्या बोलते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल और उसके टाइप। जैसे आपने वो देखा होगा कि रिकॉर्ड, फील्ड, इंफॉर्मेशन, डेटा, बिट, बाइट, इन सबको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दो। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए फाइल क्या होती है, फाइल किसका समूह होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देखते हो, कोई ना कोई गाइड में, किसी ना किसी बुक के अंदर जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने अभी हाल फिलहाल में कोई परचेज़ की होगी, वहाँ से इस टॉपिक को ओवरव्यू कर लेना। ओवरव्यू करना है, कोई डीप में नहीं जाना कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल के, कोई आपको एकदम उसके क्वेश्चन एक दिन पूरे दिन पढ़ के आपको कुछ मत करना, टाइम वेस्ट अपन को नहीं करना, एक ओवरव्यू से ही हमें रिवीजन करना है। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और एक्सेस। और 5 क्वेश्चन तक भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन, जैसे एक MS वर्ड का, एक स्प्रेडशीट का या फिर एक्सेल का, एक पावर पॉइंट का, एक्सेस का, इन सब का, और साथ में इनकी जो शॉर्टकट कमांड्स होती हैं। नई पावर पॉइंट के अंदर नई जो स्लाइड आप एंटर करते हो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो Ctrl+M होती है ना। इस तरीके से नई अगर आपको कोई वर्ड की फ़ाइल बनानी है, प्रेजेंटेशन की फ़ाइल बनानी है या फिर एक्सेल की फ़ाइल बनानी है तो Ctrl+N होता है। इनको क्लोज़ करने की कमांड, उनको ओपन करने की कमांड, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल सिंपल है। बाकी अच्छी वाली कमांड्स वो आपसे पूछता है कि रिफ़्रेश करने की कमांड क्या होती है, रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग में लिया जाता है, रिफ़्रेश करने के लिए कौन सी होती है। तो एक पेज के ऊपर सारी की सारी शॉर्टकट की लिखना, उनको 2-3 बार आप बार लिखना, बिना देखे लिखना, आपको याद हो जाएगा। अब बात करेंगे 5वें पोर्शन की, जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। और इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान कर लेना, यहाँ पे लिखा गया है फंडामेंटल। इसका मतलब आपको बड़े बड़े कोड जो हैं वो पूरे नहीं करने, आपसे वो कोडिंग नहीं करवाएंगे, प्रोग्राम लिखवाएंगे नहीं, आपको छोटा सा कोड देंगे, उसे आपको एग्जीक्यूट करना है। छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, वो आपको पता होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप सी के अंदर, डीप के अंदर घुस के उसको पढ़ रहे हो, है ना। बाहर का एक ओवरव्यू आपको ज़रूर होना चाहिए। सी कैसी भाषा है, हाई लेवल है, लो लेवल है,
इसके लिए कौन सा कंपाइलर यूज़ लेते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करता है, इसकी आईडीई मतलब जिस पे हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, टर्बो सी हो गया, क्विक सी हो गया, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये होता है एक ओवरव्यू, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सी के प्रिंट स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्कैन करने के स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे उनको हम यूज़ में लेते हैं, ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन ऑफ सी में आते हैं और ये आपने कर लिए होंगे। तो जिसने कर लिए वो अपना रिवीजन कर लेना। बट अगर किसी ने सी को हाथ भी नहीं लगाया तो आप इसे करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स होती थी वो हमें टेलीग्राम पे तो मिल जाती है ना, आपको वैसे मार्केट में वो मुश्किल ही मिलेगी। तो टेलीग्राम से वो पूरी बुक के आप लिंक ले लेना। लेने के बाद 11th क्लास की बुक में सी दे रखा है, आप उसके जो स्टार्टिंग के 5-10 जो भी पेज हैं जिसमें उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है वो देख लेना कि सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फिर प्रोसीजरल होती है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है, ये ज़रूर देख के जाना आप, 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और C++ में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि आप 4-5 वर्ड जो हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, C++ कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। देखो टोटल होते हैं 5 तरह के, C++ पांचों ही सपोर्ट करता है, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये पांचों होती हैं। बट जावा के अंदर 2 इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता, एक तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक हाइब्रिड। तो ये आपको छोटे छोटे वर्ड हैं, वो सब आपको इनकी डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फिर डेटा हाइडिंग क्या होती है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। 10वीं की किताब अगर आप उठाओगे तो उसमें डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन दे रखी है, हिंदी में अच्छे से समझा रखा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बता रखा है, इनकैप्सुलेशन बता रखा है, इनहेरिटेंस बता रखा है। और ये जो 4-5 वर्ड हैं ये आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं C++ के केस में। जिसने ये पढ़ लिए एक नंबर अपना कंफर्म कर लेना, एक क्वेश्चन इसमें से 100% है कि आएगा। C++ के अंदर क्या उसकी इनपुट स्टेटमेंट होती है, क्या आउटपुट स्टेटमेंट होती है, इसकी जो हेडर फाइल होती है वो होती है iostream.h। जो आप इनपुट दोगे उसके लिए आई स्ट्रीम होता है, और जो आउटपुट देते हो मतलब जो सी आउट एक वर्ड आप यूज़ लेते हो उसकी जो स्ट्रीम फाइल होती है वो होती है ओ स्ट्रीम। और अगर आपको दोनों ही लेने हैं तो आप आईओ स्ट्रीम लिख के भी यूज़ ले सकते हो। सिर्फ इनपुट लेना चाहते हो आई स्ट्रीम, सिर्फ आउटपुट के लिए ओ स्ट्रीम, या दोनों के लिए जहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट सी इन और सी आउट दोनों वर्ड यूज़ लेने हैं वहाँ पे आईओ स्ट्रीम। ये इसकी C++ की छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर कुछ नहीं करते हो तो 10वीं की किताब में जो ये डेफिनेशंस दे रखी हैं उन्हें आप एक बार देख के ज़रूर चले जाना। लास्ट में उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। और कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन, आसान भाषा के अंदर लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेम प्रोसेस रखोगे आप जावा के ऊपर। जावा के जो स्टार्टिंग के 3-4 पेज हैं, 5-10 पेज हैं, जो इसमें उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। और ये लेके चल लो कि जैसे एक दिन 2-4 घंटे में जैसे 2-2, 3-3 घंटे करके हमें ये सी पढ़ना है, C++ देखना है और जावा करना है, और उसको एक दिन करके छोड़ दो, नोट्स बना लो, फिर आप उनको रिवीजन कर लेना। और इतना कर लोगे तो बहुत है। बाकी जिसने कर रखा है वो अपना रिवीजन ज़रूर कर लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो कोई आपसे इसके बारे में कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करवाएगा, कोई कुछ नहीं करवाएगा। एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको कि इन मशीनों को इंसानों की तरह बनाना, एक तरह से सोचने के लिए उसमें सोच उत्पन्न करना, अपना काम वो खुद कर सके, ऐसा सा कोई स्टेटमेंट आएगा। एग्जामिनर स्टेटमेंट कुछ भी बना देगा, वो पूछेगा ये जो क्वालिटी होती है ये किस के अंदर पॉसिबल है, एआई में, मशीन लर्निंग में, ब्लॉकचेन में, सी में, जावा में, मतलब ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो एआई के लिए आप ध्यान रखना, इंटेलिजेंट मशीन बनाना, इंसानों की तरह काम करने वाली मशीनें बनाना, ये सब होता है एआई के अंदर। 5th जनरेशन की लैंग्वेज है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ एआई से रिलेटेड होंगे वो मैं चैनल पे डाल दूँगी 2-4 दिन के अंदर, जब भी टाइम मिलेगा तो वहाँ से आप उन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेना। कुछ अगर कोई एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया है तो वहाँ से भी मैं इस क्वेश्चन को लेके आपको प्रोवाइड करवा दूँगी।
आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और मशीन लर्निंग सेम प्रोसेस रहेगा, जैसा एआई है वैसा ही मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग मतलब आप मशीन के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको रिजल्ट है ना मशीन कैलकुलेट करके दे रही है। तो मशीन लर्निंग के क्वेश्चन और एआई के क्वेश्चन कैसे आते हैं बस वही पता होना चाहिए। बाकी जैसी स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर देगा वहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करके उस पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, आपको अपनी समझ से उसका आंसर देना है। इसमें ना कोई कोडिंग होती है ना कुछ और अलग से कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी देखना। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर आती है पाइथन और ब्लॉकचेन। तो पाइथन के ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगी और उस वीडियो में सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने पाइथन को आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें मैं वो चीज़ें डालूँगी जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मुश्किल से 1 या 2 ही वीडियो उसकी बनेगी, उतना करके चले जाना अगर आपने नहीं किया। बाकी जिसने कर रखा है तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है और जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आपने जितना कर रखा है उसको एक बार रिवीजन कर लेना। अब इतनी ही चीज़ें हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक, ये बस ये बता रखा है प्रोग्रामिंग में क्या क्या टेक्निक को यूज़ लिया जाता है। तो इन सब का बेस जो होता है ना वो होता है सी में आइडेंटिफायर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, सी में कितने कीवर्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर का हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं, आइडेंटिफायर में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है। तो एक तो हाइफन अलाउड होता है, एक अल्फ़ाबेट नंबर अलाउड होता है, डिजिट अलाउड होती है, 3 अलाउड होते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन होती है कि आप डिजिट से आइडेंटिफायर नेम को मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ़ लूप कैसे काम करता है, डू वाइल कौन सा होता है, वाइल के अंदर कंडीशन कहाँ होती है, डू वाइल में कहाँ होती है, फोर लूप कैसे काम करता है, और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल बेस लेवल पे देखी जाती है वो सब चीज़ें आप कर लेना, कर रखा है तो आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो जब हमने C++ में मैंने आपको वो 5-7 जो वर्ड बताए हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, एक वर्ड ये भी है, ये भी करना है आपको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, ये आप 10वीं की किताब उठा के देखोगे ना तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। जहाँ पे C++ उन्होंने शुरू किया है स्टार्टिंग में आपको ये सारे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, डेटा हाइडिंग क्या होती है, तो इन सब को आप करके जाना। ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं कि सी अगर हमारे पास थी तो हमने C++ क्यों बनाई, तो कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो हमने उसमें ऐड की। फिर IDE जिसके बारे में हमने बात की थी, जैसे सी के लिए IDE बना हुआ है, वो कौन कौन से हैं, क्विक सी, टर्बो सी, ये सारे उसके IDE हैं जिसमें प्रोग्राम को लिखा जाता है और साथ में कंपाइल किया जाता है। उसके अंदर जो लिखे हुए सिंटैक्स एरर है वो निकाले जाते हैं, फिर रन किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका क्या आउटपुट आएगा वो हमें रन के बाद में पता चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो बेसिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, आपको इतनी चीज़ें तो कंपलसरी है जो देख के जानी है, छोड़ना नहीं है, बस ये देख लेना। इसमें मैं आपको AI और मशीन लर्निंग के क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ में पाइथन का और ब्लॉकचेन के क्वेश्चन, पाइथन का एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देख के चले जाना। 6th हमारा पॉइंट है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें एल्गोरिदम जो होती है ये इसकी डेफिनेशन, फिर एरे, और एरे को हम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ लेते हैं, और ये जो इन्होंने कर रखा है कि लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस, ये आपको ज़रूर करने हैं। इन्होंने अपने सिलेबस में डाल रखे हैं, इसका मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और सीधा दिया हुआ है लिंक लिस्ट वर्सेस एरे, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप तो ये बता दो, ये आपको ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है। अब आपको स्टैक करनी है, स्टैक और उसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। जैसे स्टैक के ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन कब यूज़ में लिया जाता है, पॉप क्या होता है, पीक से क्या होता है, इज़ एम्प्टी ऑपरेशन जो होता है वो स्टैक में क्यों यूज़ लेते हैं, इज़ फुल जो ऑपरेटर होता है वो कैसे यूज़ लेते हैं, TOS टॉप ऑफ स्टैक क्या होता है, स्टैक की ओवरफ्लो कंडीशन क्या कहलाती है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या कहलाती है। तो ये सब ऑपरेशन होते हैं स्टैक से रिलेटेड, और ये स्टैक से रिलेटेड आपको ऑपरेशन करने हैं। फिर बात आती है क्यू की, क्यू के अंदर NQ ऑपरेशन क्या होता है और DQ ऑपरेशन क्या होता है।
क्यू दोनों साइड से ओपन होती है, उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है फ्रंट वेरिएबल, एक होता है रियर। तो डेटा को फ्रंट पे ऐड करते हैं या फिर रियर पे ऐड करते हैं। डेटा को ऐड करेंगे तो क्या इंक्रीमेंट होगा, डेटा को डिलीट करेंगे तो वो कौन से एंड से डिलीट होता है, फ्रंट से डिलीट होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइनरी जो ट्री होती है वो कैसे काम करती है। बाइनरी ट्री में अगर कोई डेटा आपको दिया है तो आप उसमें से डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, ये वीडियो मैंने डाल रखा है। इसमें 3 मेथड होते हैं। एक तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना, मतलब आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे, रूट को बीच में रखोगे। एक होता है प्री ऑर्डर और एक होता है पोस्ट ऑर्डर। ये मैंने अभी 5-7-10 दिनों के अंदर अंदर ही ये वीडियो डाला है, आप इसे देख लेना। बाकी सर्चिंग सॉर्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, ये वाला टॉपिक ये मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवा रखा है। 3 वीडियो के अंदर पूरा हो जाता है। और अगर आप उसको देखते हो तो एक लास्ट में 10 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सर्चिंग सॉर्टिंग के जो शॉर्टकट कमांड्स होती है ना, कैसे उनको याद करना है, वो भी बता रखी है। कुछ नहीं तो वो 10 मिनट वाला देख लेना, और वो जो मैंने आपको एक चार्ट दिया है उसको आप रिवाइज़ कर लेना। इसमें एक होता है बाइनरी सर्च ट्री, एक होता है ग्राफ। तो ग्राफ है ना, मैं आपको जो क्वेश्चन करवाती हूँ उसमें करवा दूँगी। इसमें ग्राफ के 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है BFS और एक होता है DFS। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको जो MCQ सीरीज़ होती है ना उसमें किसी ना किसी में बता दूंगी या फिर स्पेशल डाल दूंगी ग्राफ नाम से, ठीक है। सिंबल टेबल क्या होती है। अब डेटा स्ट्रक्चर में C और C++ को यूज़ करके कैसे डेटा स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा जो अपन ने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं है ये। अगर आपने लिंक लिस्ट वर्सेज एरे पढ़ लिया, क्यू पढ़ ली, स्टैक पढ़ लिए, इनके ऑपरेशन देख लिए क्या क्या होते हैं, बाइनरी सर्च की ट्री देख ली, सर्चिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं वो देख लिए, ग्राफ देख लिए, सर्चिंग सॉर्टिंग के टेक्निक्स देख ली, तो बहुत है, इनफ है। जो 2-4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो आपके इन टॉपिक से आ जाएंगे लगभग। और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरे हिसाब से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं पूछना चाहिए, पूछेगा तो वो सिर्फ इतना पूछेगा कि बाइनरी ट्री जो होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लीनियर सर्च की कितनी होगी। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने 10 मिनट का एक वीडियो जो अभी आपको मैंने बताया वो बता रखा है। आप बेसिक अनुदेशक वाले तो सिर्फ उस एक वीडियो को देख लेना, आपका काम निकल जाएगा। बट अगर आप सीनियर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। 7th हमारा पॉइंट है जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को साथ में डाल दिया। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन में देखो हमें क्या करना है, आप वही देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की जो CPU है वो मदरबोर्ड के क्या क्या भाग होते हैं। CPU जो पर्टिकुलर दिया है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है, ALU, CU, MU। MU जो होती है वो मेमोरी यूनिट होती है और वो MU पर्टिकुलर रजिस्टर ही होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। तो ये CPU की पर्सनल मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपना डेटा रखता है, जिसके ऊपर अभी हाल फिलहाल वो ऑपरेशन कर रहा है। ये पूरा आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। डेटा को हम सबसे पहले इनपुट करवाते हैं, देन उस पर प्रोसेस किया जाता है, देन हम एक आउटपुट देते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने, इनका आपको नाम पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। फिर आता है कंप्यूटर के अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये जो ऑपरेशन है जितने भी रजिस्टर के ऊपर हम कर सकते हैं। CPU आपको पूरा पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस मतलब रजिस्टर्स आपको पूरे पता होने चाहिए। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, कैश है वो कितने प्रकार की होती है, L1, L2, L3, तीनों कैश के अंदर किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है, तीनों कैश में किसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है या प्राइमरी होती है। रैम और रोम कौन सी मेमोरी होते हैं, कौन सी मेमोरी है जो वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी ऐसी रैम है जिसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं DRAM, डायनामिक रैम। रोम में रीड ओनली मेमोरी होती है, डेटा फिक्स होता है, बट इसके टाइप होते हैं जैसे EPROM, EEPROM, PROM, है ना, ये सारे रोम के टाइप, ये सब आप देख लेना। और ये पूरा पोर्शन ही किस में आ जाता है आपका, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। IO का ऑर्गेनाइजेशन देखना इनपुट आउटपुट का, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है रैम से, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना।
अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, अगर आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब टाइम नहीं है, 22 वीडियो अब आप मत देखना। और बेसिक अनुदेशक के लिए जो मैंने करवाया है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ है। अगर आप देखना चाहते हो उसमें 1-2 वीडियो जो वो बता रखी है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, वो वीडियोज़ आप देख लेना, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू में आपको देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। 2-4 वीडियो, 5-7 वीडियो आगे की अगर आपको टाइम हो तो आप थोड़ी थोड़ी देख लेना। और लास्ट में जो मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट की एक साइकिल बताई है कि एक रेडी स्टेट होती है, रनिंग स्टेट होती है, वेटिंग स्टेट होती है, ये सब होती है। इसमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो सब मैंने बता रखा है। बट आप इतने तक मत जाना, आप सिर्फ देख लेना आगे आगे का उसका इंट्रोडक्शन 2x की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, जितने भी आपको सही कंफर्टेबल लगे वहाँ पे करके। और उसमें एक चीज़ आपको देखनी है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि ये आपको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है ना, तो इनको आप देख लेना। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है इतने में। फाइंडिंग प्रोसेसिंग। अब बात करेंगे 8वें यूनिट की, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि नेटवर्क होता क्या है, किसका समूह होता है, नेटवर्क को क्या बोलते हैं, नेटवर्क को बोला जाता है इंटरनेट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। OSI लेयर मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया। उस OSI लेयर में से 2 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेती हूँ, 2 क्वेश्चन उस OSI लेयर में से आएंगे। और अगर आप वो एक ही वीडियो देख लेते हो जो मैंने OSI लेयर का अलग से डाल रखा है, ये देखने के बाद इस OSI लेयर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है ना, वो आप एक बार देख लेना। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपको कौन कौन सी डिवाइसेस देखनी है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होते हैं और गेटवे क्या होते हैं, इनको कैसे, ये कहाँ पे यूज़ लिए जाते हैं, इनके क्या काम होते हैं, ब्रिज होता है एक बीच में। लोकल में अगर कोई नेटवर्क बनाना है, हमें बाहर इंटरनेट से नहीं जुड़ना, तो हम ब्रिज का यूज़ लेते हैं। और ब्रिज जो है वो काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिज का यूज़ करके इंटरनेट से नहीं जुड़ पाओगे, सब काम पॉसिबल है। फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएंगे, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, CDMA फुल फॉर्म, GSM, 1G से लेके 5G की जो टेक्नोलॉजी होती है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेटवर्किंग सिक्योरिटी के अंदर वायरस क्या होते हैं, मैलिशियस अटैक क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पहला वायरस दुनिया का कौन सा था, इंडिया का कौन सा था, फायरवॉल क्या काम में लिए जाते हैं, फायरवॉल क्या होते हैं, हार्डवेयर में उपलब्ध होते हैं या सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होते हैं, और अगर डेटा हमारा ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, हैक हो जाए, तो उसका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग करने का तरीके क्या क्या होते हैं, ये सब आ जाते हैं। और लैन में लैन वैन दोनों क्या होते हैं, मैन भी होता है यहाँ पे। सिक्योरिटी कैसे देनी होती है सिस्टम्स को, और एथिकल हैकिंग क्या होती है। कुछ हैकिंग होती है जो गलत तरीके से की जाती है, किसी को परेशान करने के लिए की जाती है, कुछ हैकिंग अच्छी भी होती है, गुड हैकर भी होते हैं, बैड हैकर भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। DBMS का भी आपको एक ओवरव्यू लेना है। DBMS के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था, DBMS में हम पुराना तरीका क्या था डेटा को रखने का, फाइल का स्ट्रक्चर कैसा था, और अब डेटाबेस कैसे हैंडल किया जाता है, टेबल्स की फॉर्म में या जैसे भी जो भी चीज़ें डेटाबेस की इंट्रोडक्शन में आती है। और आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, आर्किटेक्चर क्या होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। फिर रिलेशनल RDBMS जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर टेबल के अंदर जब डेटा को हम सेव करके रखेंगे, अलग अलग टेबल्स में डेटा रखा जाता है, उन टेबल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उन सारी टेबल्स में से हम डेटा ले सकते हैं, और लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए लैंग्वेज होती है SQL। तो SQL भाषा के अंदर हम क्या क्या कमांड्स को यूज़ लेते हैं, सेलेक्ट कमांड कहाँ पे यूज़ ली जाती है, इसमें स्टार का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट कमांड को कैसे लिखा जाता है। जिसने पढ़ रखा है उसको तो ये सब आपको पता होगा, बाकी नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो 11वीं की किताबों में जो दे रखा है डेटाबेस का, वो इंट्रोडक्शन आप देख के चले जाना। फिर आती है SAD, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। इसके अंदर पहली बात तो ये होता क्या है, और इसमें रिक्वायरमेंट को कैसे हम गैदर करते हैं, उसकी टेक्निक क्या क्या होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी करनी पड़ती है। फिर हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होगा कैसे।
और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद आपको छोटा सा दिए यूएमएल। तो यूएमएल हो गया, टेस्टिंग कैसे होगी, सिस्टम का इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंस कैसे होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच क्या होती है, जितने भी टाइप के ये जो SDLC लाइफ साइकिल वाले मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, इटरेटिव मॉडल हो गया, ऐसे कौन सा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपने एक फेज़ को अगर क्रॉस कर दिया तो वापस नहीं जा सकते, तो ये वाटरफॉल होता है। और ऐसा कौन सा है जिसमें आप बार बार एडिटिंग कर सकते हो। तो SDLC के अंदर आने वाले प्रत्येक मॉडल को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सैड का मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो एक बना दूँ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके साथ में, या फिर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनको लेके हम एक वीडियो देख लेंगे। फिर आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स एप्लीकेशन। IoT का एक इंट्रोडक्शन बताना है, प्रोटोकॉल बताने हैं। SMTP प्रोटोकॉल कितने नंबर पे होता है, 25 पे होता है। टेलनेट 23 पे होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका प्रोटोकॉल नंबर या पोर्ट नंबर इसका क्या होगा वो सब आपको पता होना चाहिए। मेल का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है। जीमेल के लिए आपने सुना होगा POP3, IMAP 4 और SMTP, ये 3 प्रोटोकॉल यूज़ में लिए जाते हैं। इन तीनों की वर्किंग क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो ये आप ज़रूर देख के चले जाना, क्योंकि नेटवर्किंग के ऊपर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसमें पोर्ट नंबर आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, ये क्वेश्चन में भी 2018 के अंदर ही पूछा गया था ये वाले एग्ज़ाम में। तो आपसे STTP का पोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, SMTP का पूछ लिया तो POP3 का पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया ना तो आप ये ज़रूर कर लेना। अब सर्च इंजन क्या होते हैं और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, इनका मैंने एक बहुत ही शानदार सा वीडियो बनाया है कंसोलिडेट करके, किस वाले को कमर्शियली, पहला कमर्शियली वेब ब्राउज़र कौन सा है, सर्च इंजन के कितने प्रकार हैं, वो सारा ठीक है। उसमें गूगल जो है, हम जो यूज़ लेते हैं गूगल, वो कब आया था, कौन से ईयर में आया, पहला सर्च इंजन कौन सा था, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, पहला कमर्शियल वेब ब्राउज़र कौन सा था, पहला कमांड यूज़र इंटरफेस वाला कौन सा था, और पहला वेब ब्राउज़र GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। www का आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली, उनके द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र था, उसका नाम था www, पहला वेब ब्राउज़र वो था। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। अब आती है वेब पब्लिशिंग, जिसमें HTML, XML और उसके स्क्रिप्ट, क्रिएशन, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। अब HTML के इंटरैक्टिव जो टूल्स होते हैं वो, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स एक अलग टॉपिक होता है, उसके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। और HTML के 1-2 वीडियो मैं बना दूँगी जिसमें आपको इसकी जो कमांड होती है ना वो क्या होती हैं, कमांड के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये आपके सिलेबस में डाला है ना, इसलिए ये आएगा ही आएगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको HTML के दिखेंगे। XML में क्या क्या चीज़ें ध्यान करनी है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको देख लेंगे, साथ में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, इसमें देखो ई-कॉमर्स का एक टॉपिक जो अभी मैंने कल परसों ही वीडियो में डाला था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड साइकिल होती है। वैसे गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से टाइप की सर्विसेज होती हैं ई-कॉमर्स में, और बिज़नेस के लिए कौन सी होती है। तो गवर्नमेंट में होती है G2C, गवर्नमेंट से सीधा कनेक्शन होता है सिटीज़न का। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, जिसमें गवर्नमेंट तो होती है मेन, और G2G जो है वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, और इसके टॉपिक जो हैं वो मैं एक एक करके करवा रही हूँ। तो अगर आपने कर रखे हैं तो भी आपको बेनिफिट देंगे, वो रिवीजन हो जाएगा। नहीं कर रखे हैं ना तो आप एक भी वीडियो मिस मत करना, वो आपको पेपर में, मैं लास्ट में वैसे ही टॉपिक उठा रही हूँ जिसमें से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने नहीं कर रखा और आप ये सोच रहे हो भी हम बिना ही पढ़े पेपर देख के आ जाएं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी आप उस वीडियो को देख ले लेना, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये पूरा बेसिक अनुदेशक का पूरा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी थी। और अब हमने इस पूरे को डिस्कशन कर लिया, तो मैं आपको ये बोलूँगी अब जितना टाइम है आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, और इसके बाहर कुछ नहीं है। ये सिलेबस एटलीस्ट हमें पढ़ना ही है,
इसमें से हमें कुछ नहीं छोड़ना। बाकी एक्स्ट्रा मैं ये बोलूँगी, अब आप एक्स्ट्रा कुछ नया कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम तक हम सब एक साथ में बने हुए हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूँगी, उन सब की आप प्रैक्टिस करते रहो, आपके खुद के नोट्स भी आप रिवीजन करते रहो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो पे। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।